नए नए व्यूज सामने आए हैं और उसने स्टार्टअप्स को एक नया आयाम प्रदान किया है। तापस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। तापस, हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत जिस तरह से अपने पंख फैला रहा है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं और स्टार्टअप से जुड़ी जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टअप्स अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप्स जो है बेहद खास, बेहद बेहतरीन करते जा रहे हैं। आपने बहुत सही कहा शैला कि इस वक्त जो है भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाह है, क्योंकि भारत जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर अब तक की, 2014 में करीब 350 के करीब स्टार्टअप थे और अगर आज की बात करें तो करीब 1,17,000 से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टार्टअप की दुनिया में बदलाव देखने को मिला है। तो एक और अहम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप के साथ साथ यूनिकॉर्न में भी एक जमाना था जब भारत में कोई यूनिकॉर्न नहीं था, लेकिन आज इस वक्त भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स यानी वो कंपनी जिनकी वैल्यूएशन, जो मार्केट वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा है। तो अगर उस तरीके से बात करें, अगर यहाँ पे अभी आपके सामने जो फोटोज, जो वीडियोस आप देख पा रहे हैं हमारे टीवी में, वो हम आप दिखा रहे हैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है व्यामिनिक एरोस्पेस करके। ये जो कंपनी है ये हमारे जो सेना के लोग हैं, जो हमारे मिलिट्री इंडस्ट्री है, उनको ड्रोन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ड्रोन प्रोवाइड करते हैं कि अगर कहीं पे आपके जो माइंस होती है, माइंस को कैसे, माइनफील्ड्स है उसको कैसे क्लियर करना है चाहिए, और अगर माइंस क्लियर करके जो एनिमी जो माइंस है वो क्लियर हो, और उसके साथ साथ अगर भारत को कहीं पे माइनफील्ड बिछानी पड़े तो उसको कैसे आप ड्रोन की मदद से और उस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे आप ये सब दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज है। तो एक तो माइंड क्लियर करना भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ माइंड को बिछाना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाते हैं। तो एक तो ये है, और आप ऐसे ही बहुत सारे हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स है कंटिन्यूसली आ रहे हैं यहाँ पे, नए नए इनोवेशन है, नए नए आइडियाज है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है तो वो भारत के पास है। तो एक तरह से भारत पूरे विश्व में एक अहम भूमिका निभा रहा है, ना सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम में बल्कि इन आइडियाज, इनोवेशन को एक अपने चरम पे लेके जाने में। बिल्कुल, और इस दिशा में हम देख रहे हैं कि युवाओं के जो विचार हैं, युवाओं की जो सोच है, कौशल है, उसको भी कहीं ना कहीं मंच प्राप्त हो रहा है। उनके विचारों को एक तरह से मंच मिल रहा है और वो अपने विचारों को स्टार्टअप के जरिए जाहिर कर पा रहे हैं। जहां देश की प्रगति में अपना विशेष रोल निभा पा रहे हैं, तो वहीं भारत की जो युवा शक्ति है उसे भी दुनिया के पटल पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है शाला कि भारत इस वक्त दुनिया में ऐसे देशों में शुमार है जहाँ पे एक यंग वर्कफोर्स है, आइडिया है, उनके पास जज्बा है भारत को विकसित भारत तैयार करने में 2047 तक 2047 पे डेवलप नेशन बनना है। तो ये जो युवा है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही वजह है कि हम देख पा रहे हैं ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 1,000 से ज्यादा 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स, 300 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स, 10 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, 50,000 से ज्यादा यहाँ पे बिजनेस विजिटर्स आ रहे हैं, 3,000 से ज्यादा फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं भारी मात्रा में भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत को विकसित भारत बनना है, और विकसित भारत बनने में बहुत बड़ी भूमिका ये स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने वाला है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अभी आपके सामने जो विजुअल आ रहे हैं आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री एक किसी से बात करें कि वो जो टॉफी मेकिंग है, जो उसमें कैसे भारत अपने तरीके से टॉफी मेकिंग कर रहा है, किस तरीके से जो कैंडीज, पहले जब हम लोग टॉफीज या कैंडीज खाते थे उसका जो टेस्ट होता था वो विदेशों का टेस्ट होता था, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है वो इस तरीके के जो हमारे पुराने जैगरी से या गुड़ के जो टॉफीज है, या फिर जो हमारे खुद के जो खान पान में जो टेस्ट हम लोगों को पसंद है उस तरीके के टेस्ट का टॉफी लेके आ रहे हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम सोचना है, उस प्रॉब्लम की सोच यहाँ पे स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। 1-2 स्टार्टअप से मैं मिला जो बहुत बड़ी मात्रा में डिफेंस टेक
एजुकेशन टेक और उसके साथ साथ जो मेडिटेक, ये मेडिटेक जो है यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में मेडिटेक की जो ये जो कंपनीज है अपना इनोवेशन लेके गए हैं, उनको बता रहे हैं किस तरीके से पहले ही डायग्नोस किया जा सकता है किसी की बीमारी को, और डायग्नोस करने के बाद जैसे अभी ये जो आप देख सकते हैं, ये जो महिला आप स्क्रीन पे आ रही है, इन्होंने एक तरह से ये ईवी चार्जिंग का मशीन बनाया है। ईवी चार्जिंग मशीन हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नारा है 2070 तक नेट न्यूट्रल तैयार होने में। अगर नेट न्यूट्रल ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी वजह से ये जो ईवी चार्जिंग की जो अलग अलग जगह पे स्टेशन है वो उसमें अहम रोल अदा कर सकती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने कहा ये जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी एक स्टार्टअप ने एक वियरेबल बनाया, यानी कि एक तरीके का ऐसा चश्मा बनाया है जो अंधों के लिए कारगर है। कैसे? क्योंकि उस चश्मे में कैमरा भी लगा है और ऑडियो भी सेंसर है। तो वो चश्मा देख रहा है और वो ऑडियो से जो ब्लाइंड पर्सन है उसको बता रहा है कि आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या रुकावटें हैं, कैसे उसको चलना है, कहाँ पे उसको चलना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कहिए जो पूरा डीप टेक की बदौलत करिए तो देश बदल रहा है, और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खेती की इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इतने सारे मिलेट्स हैं, उनसे भी तैयार जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वैश्विक पटल पर तमाम स्टार्टअप्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल शैला, अभी मैं बोलने ही वाला था, आपने मुझे यहाँ पे बोला तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा स्टार्टअप भी आया हुआ है जो हिमालय, हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो भारत का है, वहाँ पे हिमालय की जो पूरी जो श्रृंखला है वहाँ पे ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे ऐसे जो पौधे बनते हैं वो अब वो कहीं और मिलते नहीं है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनको कैंसर में जो दवाइयाँ उनमें यूज किया जा सकता है, उनको आर्थराइटिस की दवाइयों में यूज किया जाता है। तो ये जो दवाइयाँ उनमें इनको यूज किया जाता है वो अपने आप में दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला। और यहाँ से ये जो स्टार्टअप है ये इन जो जड़ी बूटियों को लेके आते हैं, पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं, वो बेस तैयार करके देते हैं, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां बना रही है उन दवाइयों को जो लोगों की मदद करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और एग्रीटेक कंपनी की मैं बात करूं आपके, तो वो एग्रीटेक कंपनी बहुत काम कर रही है जो अलग तरीके की मशीन्स बनाने में। मशीन्स ऐसी तैयार की जाती है जो छोटी हो, कारगर हो और किसानों के पास आसानी से पहुंच जाए, जिससे कि उनको जो प्रॉब्लम होती है हेवी मशीन्स की उससे पार पाया जा सकता है। डीप टेक की बात करें, डीप टेक में भी भारत बहुत आगे बढ़ा है। हमने देखा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत, डीप टेक की बदौलत भारत में एक जो अलग तरीके से एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। फिनटेक की बात करें, भारत इस वक्त पूरे विश्व में फिनटेक के जो पूरा सेक्टर है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूपीआई का है, एनपीसीएल की बात करें, इनमें एक तरह से जो क्रांति आई है वो सच में सराहनीय है। तो भारत जो ये पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहां पे मैंने पहले कहा तीसरा जरूर है वर्ल्ड विश्व में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा उसमें कोई दो राय नहीं कि अगले कुछ सालों में भारत इसकी अग्रणी भूमिका निभाएगा। एक बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। बिल्कुल। और युवाओं की जो सोच है, युवाओं की सोच को आगे बढ़ाने में, युवाओं के कौशल को निखारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनका फोकस रहा है कि युवाओं के कौशल को जो है बल मिले और वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके दिखाएं। और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को प्रेरित भी करते रहे हैं। हमने देखा है कि कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि कचरे से कंचन बना रहे हैं। जी हाँ, कचरे से ऊर्जा भी तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कचरे से ऊर्जा तैयार करें। और ये आपने अभी जैसे कहा कि एक तरह से लोगों को जॉब मिलती है। पहले कहा कि लोग देखते थे सरकार की तरफ कि क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या आपको नौकरी सरकार प्रोवाइड मुहैया करा सकती है कि नहीं। लेकिन अब स्टार्टअप के साथ एक जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद एक बिजनेस चला रहा है और लोगों को बता रहा है कि वो उनको ज्वाइन करें। और एक तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत बड़ी एक पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। जैसे अभी आपके सामने जो शख्स है जो भी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो वियरेबल चश्मे बना रहे हैं। वो ऐसे चश्मे जो
जो लोग देख नहीं पाते हैं, नेत्रहीन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि वो जो पहनते वो चश्मे, वो आगे जाएंगे तो उनको उस चश्मे में जो कैमरा लगा हुआ है वो उसको बताता है कि किस तरीके से आगे जाना है। तो ये जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, नौकरी मिलती है और इकोनॉमी तैयार होती है। और जैसे मैंने कहा, सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर सर्कुलर इकोनॉमी है तो उसको अपने आप चलाया जा सकता है, उसको चलाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम इस वक्त जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नौकरी बढ़ी है। ये वहाँ पे लोगों को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि नौकरी, सरकारी नौकरी से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, खुद आगे बढ़े और खुद लोगों को रास्ता दिखाए और प्रेरित करे कि लोग भी आगे उसमें आगे आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देश विदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। भारत की तरफ सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं, क्योंकि भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक ये जो लक्ष्य रखा है ये बहुत ही अहम है। और इसी के चलते भारत के साथ पूरा विश्व आगे चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व चल रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सहारे ये पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा 2014 में देखे 350 स्टार्टअप थे और उसकी संख्या कितनी बढ़ गई है। तपस, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, देखिए, एक सोच तो बदली है। अब सोच ये नहीं है कि हम नौकरी मांगने से ज्यादा नौकरी देने वाला बना जाए, उस दिशा में सोच गई है। और ये जो तमाम स्टार्टअप्स है ये इस बात के परिचायक है और तमाम स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं। देखिए चला, इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 में भारत कहीं पीछे रह गया था क्योंकि किसी ने भी इस माइंडसेट पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब आप बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, तब ये जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है अब नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप आगे जाते हुए देखेंगे कि जो डीप टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऐसे क्षेत्रों में आपको नए इनोवेशन आते हुए दिखेंगे। स्पष्ट तौर पर जो DPIIT सचिव हैं उन्होंने कहा है कि अब जल्दी ही भारत स्टार्टअप डीप टेक पॉलिसी लेकर के आ रहा है। तो डीप टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जिस ड्रोन स्टार्टअप से मिल रहे थे वो डीप टेक टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि डिफेंस में जो माइंस बिछाई जाती है उसको डिटेक्ट करने में ये ड्रोन सक्षम है। इस तरह की जो मशीन्स होती हैं, इस तरह की जो डीप टेक्नोलॉजी है, उसमें जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको प्रमोट करने का एक नया मंच तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से तपस बता रहे थे कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है, तो ये बहुत बड़ा मंच है और ये हर साल होगा। स्टार्टअप महाकुंभ का जो शुरुआत किया गया है, आज आखिरी दिन है, ये पहला पड़ाव है और ये हर साल और बड़ा होता जाएगा। और आप देखेंगे कि जो तीसरे नंबर से पहले नंबर पर जाने में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास फोकस रहा है स्टार्टअप्स पर और यही वजह है अजय कि आज स्टार्टअप्स इस लेवल पर हैं। आज स्टार्टअप्स के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत बहुत आगे है, अभूतपूर्व है। ये जो इनिशिएटिव है, जब इस सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो उनकी पहल है, वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो खास लोगों का ध्यान इस चीज़ पे होगा कि अब वो क्या कहते हैं और क्या नया मंत्र देते हैं। देखिए, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मंचों पर कुछ नई आइडिएशन लेकर के आते हैं और नए चैलेंजेस स्टार्टप्स को देते हैं। आपको याद होगा इनोवेटर्स अवार्ड में भी उन्होंने नए नए चैलेंजेस दिए थे जो इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स थे। मुझे सौभाग्य मिला है 2016 में, जब 16 जनवरी को 2016 में स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था विज्ञान भवन में। उस वक्त जो एनर्जी थी और जो उनके थॉट प्रोसेस था स्टार्टअप इंडिया को लेकर के, किस तरह से वो एक के बाद एक टैक्स में 7 से 8 साल की छूट देना, उसके बाद पेटेंट्स में 80% तक की फीस में कमी करना, जो अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए छात्रों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए शुरुआत से ही जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, इस तरह की जो सोच है वो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। इसलिए पिछले 8 सालों में जो हमने ये सफर देखा है स्टार्टअप इंडिया का, उसमें 1,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप तैयार कर दिए हैं, 109 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स तैयार किए हैं, कई सारे डेकाकॉर्न्स जो कि $10 बिलियन की कंपनी भारत से निकली और काम कर रही हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना जरूर करना पड़ा कोविड और जो फंडिंग विंटर्स में, क्योंकि फंडिंग बाहर से आती थी। $140 बिलियन का फंडिंग आ चुका है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। 2023 थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, केवल $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। उससे पहले $25 बिलियन 2022 में आ चुका था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2024 में वापस इन्वेस्टर्स आएंगे
और कहाँ देखेंगे वो जहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भारत के डीप टेक, भारत के सॉफ्टवेयर जो टैलेंट है उसकी पूरी दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है, और इसीलिए कह सकते हैं कि अगला जो फंडिंग का राउंड है वो भारत के इन्वेस्टर्स की तरफ आएगा, भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ आएगा। और एक नई छलांग लगाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने 2016 में विज्ञान भवन में जो ऊर्जा देखी, मुझे लगता है उससे 100 गुनी ऊर्जा थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री जब भारत मंडपम में होंगे तो पूरे देश और दुनिया को दिखाई देगी, पूरी दुनिया की निगाहें ये भी कहा जा रहा है अजय कि स्टार्टअप महाकुंभ जो है ये भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है जिसमें इतनी रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। 50,000 से ज्यादा डेलीगेशंस जो सीरियस डेलीगेशन है वो विजिट कर चुका है। 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप 23 राज्यों से आज आए हैं। जैसा कि मैं सुबह बता रहा था कि अंडमान से लेकर के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर भाग ले रहे हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं है, 650 जिले हैं देश में जहाँ पर एक कम से कम एक स्टार्टअप काम न कर रहा। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को दूसरी ईज ऑफ लिविंग के साथ जोड़ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जोड़ना, और उसके साथ जो डीप टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसके साथ तैयार करना। आपको याद होगा इंटरिम बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के R&D का नया फंड लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया गया तो 10,000 रुपए का फंड लॉन्च किया गया था सिडबी के लिए, जो कि केवल स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए था। उसी की बदौलत आप देखिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और उसका जो रिटर्न है 300% है, यानी 3 गुना है। और ये जो सिलसिला है वो लगातार और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। और यही अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और सभी को इंतजार है। तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होना शुरू हो गया है, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से पल पल की खबरें यहाँ तक पहुँचाएं। बिल्कुल। और अजय, हम जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अलग हैं, बहुत नए हैं और बहुत ख़ास हैं। जिस तरह से एक चश्मे की बात की गई जो कि दिव्यांगों के लिए है, और इसी प्रकार के कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यही देखिए, ये जो आइडिएशन होता है ना, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी के जरिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक महिला आपने देखा दूसरे या तीसरे स्टॉल पे जो एक महिला थी, उन्होंने एक ऐसी मशीन का विकास किया है जो गाँव में गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो खुद ही अपने बच्चे के विकास को, अपने बच्चे के अपनी नाड़ी के विकास को जब गर्भावस्था के दौरान खुद ही वो डिटेक्ट कर सकती हैं और अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन अपने डॉक्टर को भेज सकती हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर गांव में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स पहुंच नहीं सकते हैं, वहाँ पर जो ANM और आशा वर्कर्स हैं वो इन छोटी छोटी मशीन्स को ले जा करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जहाँ पर मैटरनिटी रेट बहुत ज्यादा है, जो माताओं की जो मौत हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये स्टार्टअप्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखो पराली एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली NCR के ऊपर में। पराली से कैसे आप पैकेजिंग मटेरियल बनाए, उसको लेकर के एक स्टार्टअप ने यहाँ पर फरीदाबाद में एक बड़े कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की है। पराली की समस्या इतनी बड़ी है, प्रदूषण की समस्या इतनी बड़ी है कि आप उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप लो कॉस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो क्लाइमेट पर असर डालें, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दें, तो इंडस्ट्री 4.0 में लोगों के जीवन को आसान बनाए, जो काम करने के तरीके को आसान बने, जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जो ज्यादा वेस्टेज को रोकें, जो ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली हो, इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका जो फोकस है स्पष्ट तौर पर आने वाले जो नेक्स्ट फेज ऑफ स्टार्टअप जो क्रांति है उसमें लगता है कि ये जो नए आइडियाज हैं और टायर 2 टायर 3 सिटीज से जो छोटे छोटे बच्चे हैं अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए जो अपने क्लास रूम्स में ही जब वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सोल्यूशन का काम करेंगे तो वो काफी बड़े समाधान देते हुए आपको आगे नजर आएगा। बिल्कुल, नए आइडियाज, नए विजन्स को एक नया मंच प्रदान करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो सोच है भारत को विकसित भारत बनाने की, उस दिशा में लगातार जो प्रयास है उसी का एक बानगी प्रस्तुत करता है स्टार्टअप इंडिया। और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो न केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कारगर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आर्थिक जो तंत्र है उसको भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। विकसित भारत को बनाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से हमने कहा कि पिछले 8 सालों में $140 अरब का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। सिडबी जो कि जो छोटे और मध्यम उद्यमों को सपोर्ट करता है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने स्टार्टअप पॉलिसीज बनाई हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से आगे बढ़ करके आ रही हैं जो कि सिडबी जैसे फंड को खुद भी सपोर्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आसाम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ऐसी हरियाणा फॉर दैट मैटर, वो सब ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आ रही हैं और अपना फंड दे रही हैं सिडबी को कि आप फंड को सपोर्ट कीजिए और जो हमारे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट कीजिए। तो स्पष्ट तौर पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है। और अमिताभ कांत ने तो पहले भी नहीं कहा था कि पहले कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना होगा और उसके बाद जो ऑडिट एंड फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो समस्याएं हैं, तो आपने देखा कि बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स गिरते हुए भी दिखाई दिए जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत है। तो ऑडिट कैसे करना है, फाइनेंस को कैसे दुरुस्त करना है, कैसे आप एआई कंपनी को प्रमोट करें, कैसे आप एंटरप्रेन्योर्स बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस तैयार करें। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और कोई भी स्टार्टअप इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना पॉजिटिविटी स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के देश में पहले कभी नहीं देखी गई थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर हो या जिसमें कि टैक्सेशन को लेकर के आपको काफी छूट दी जाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो जहाँ पर कई सारी पॉलिसीज के जरिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए किस तरह से उनको सस्ते लोन, आसान शर्तों को लोन दिया जाता है, बिना किसी कोलेटरल लोन दिया जाता है। इस तरह का एक इकोसिस्टम आज से पहले नहीं देखा गया और इसलिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसमें 1,23,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप जिससे गंवाना नहीं चाहते। बिल्कुल अजय, आने वाला समय जो है वो एआई का है और अगर एआई का सदुपयोग किया जाए तो बहुत सारे स्टार्टअप्स इस दिशा में भी बहुत ज्यादा खास कर सकते हैं। ये न केवल एआई, इस बार के स्टार्टअप महाकुंभ में 10 बड़े सेक्टर्स हैं शैला, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक बड़ा समूह है जिस पर फोकस है। डीप टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा फोकस है डीप टेक्नोलॉजी, जिसमें कि बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते जाने के लिए, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज और इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत होती है। और प्रधानमंत्री इस वक्त भारत मंडप में पहुंच चुके हैं और रूबरू हो रहे हैं और मुझे लगता है